गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोकल एनेस्थेटिक को डिस्कस करेंगे। आई एम दीपक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएमटी गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर। इसके पहले वाले वीडियो में हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर ड्रग्स को डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हम कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को डिस्कस कर चुके हैं और एंटी डायबिटिक ड्रग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोकल एनेस्थेटिक को डिस्कस करेंगे। सो लोकल एनेस्थेटिक को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये है कि लोकल एनेस्थेटिक होते क्या। लोकल एनेस्थेटिक वो ड्रग होते हैं जो टॉपिकली या पेरेंटली लोकल एरिया पे अप्लाई किए जाते हैं और जो लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं विथ और विदाउट कॉन्शियसनेस। And these local anesthetic will cause reversible blocking जनरेट करते हैं कंडक्शंस के थ्रू नर्व इम्पल्सेस पे। ये इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं, एज ए पेन रिसेप्टर वर्क नहीं करते हैं और इनहिबिट नहीं करते हैं या रिलीज नहीं करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पेन मीडिएटर्स को। यहाँ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि हम लोकल एनेस्थेटिक एक बड़ी यूनिट है और अराउंड 50 के आसपास स्लाइड्स है। सो हम स्लाइड्स को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिस्कस करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हम पहले पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट में सब क्लासिफाइड करते हुए पूरे लोकल एनेस्थेटिक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। सो एनेस्थेसिया जो प्रोड्यूस करते हैं या एनेस्थेटिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो विदाउट लॉस और कॉन्शियसनेस वाइटल सेंट्रल और कार्डियो और रेस्पिरेटरी फंक्शंस पे वर्क करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करते हैं नर्व्स को कंडक्टेंस के थ्रू बाइंडिंग ऑफ सिलेक्टिव साइट्स पे बाइंड होते हैं ये जाके लोकल एनेस्थाइट साइट्स ऑन द फॉर एग्जांपल ये जैसे सोडियम चैनल्स के ऊपर जाके बाइंड होते हैं और रिड्यूस करते हैं सोडियम आयन पैसेजेस को कंडक्टेंस के थ्रू, जिससे पोर्स जो होते हैं डिफरेंट पोर्स जो होते हैं सोडियम आयंस के वो एक्शन एंड पोटेंशियल जनरेट करते हैं। लोकल एनेस्थेसिया डिक्रीज करते हैं एग्जिस्टिबिलिटी नर्व मेम्ब्रेन्स की भी, जिससे नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करता है। जहाँ तक बात करें लोकल एनेस्थेटिक की, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि पेन रिसेप्टर्स के तौर पे डायरेक्टली इंटरेक्ट पेन रिसेप्टर्स के साथ नहीं करते हैं एंड आल्सो दे विल नॉट रिलीज और बायोसिंथेसाइज एनी काइंड ऑफ पेन मीडिएटर्स। किसी तरह के पेन मीडिएटर्स को ये सिंथेसाइज या रिलीज भी नहीं करते। सो ये लोकल एनेस्थेटिक की जनरल टर्मिनोलॉजी या जनरल इंट्रोडक्शन हो गया जो हमें पता होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। अब जो लोकल एनेस्थेटिक है उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए, कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक्स के। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थेटिक में नहीं है तो हम उसे आइडियल लोकल एनेस्थेटिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। ये कंपाउंड क्या है? पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लोकल एनेस्थेटिक का ये होना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक मस्ट बी रिवर्सिबल। द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक मस्ट बी रिवर्सिबल रिवर्सिबल होना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक के रिएक्शन नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, टिश्यू पे किसी तरह का कोई इरिटेशन कॉज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का सेकेंडरी लोकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए टिश्यूज़ पे या पर्टिकुलर पार्ट पे। इसके साथ इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए, सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए, एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी भी सफिशिएंटली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एज ए टॉपिकल एनेस्थेटिक भी इफेक्टिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन इसे कॉज नहीं करना चाहिए, स्टेबल सोल्यूशन होना चाहिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो बॉडी में रेडिली होना चाहिए और फास्टली होना चाहिए,
ये स्टेराइल होना चाहिए, रेडिली स्टेराइल होना चाहिए, और या स्टेराइज डायरेक्टली स्टेराइज हो विदाउट एनी हीट डिक्टोरिएशन। इट शुड बी लो डिग्री ऑफ सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम से कम होना चाहिए, एंड सफिशिएंटली पोटेंसी होना चाहिए, एंड कंप्लीट एनेस्थेसिया एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई भी लोकल एनेस्थेटिक यूज़ नहीं किया जाता है जो इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया उसे फुलफिल ना करता हो, एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रॉपर होना जरूरी है। सो दीज आर द सम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विच शुड बी मस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। सो हमने लोकल एनेस्थेटिक्स के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में लोकल एनेस्थेटिक्स के जनरल डेफिनेशंस को देखा, एंड देयर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। नाउ अब हम डिस्कस करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम ये देखें कि जो नर्व फाइबर होते हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल कॉज के होते हैं, एंड दे विल बी बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सब्सटेंस के थ्रू ये घिरे हुए होते हैं जो नर्व फाइबर होते हैं। सो इन नर्व फाइबर जो बने होते हैं वो प्रोटीन के और लिपिड्स के बने होते हैं, जिसमें कुछ कंटेंट फैट्स का भी होता है। जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं वो चैनल्स को, जो मेम्ब्रेन के चैनल्स या पोर होते हैं उस पोर पे इस्टेब्लिश होते हैं, और वो सोडियम और पोटेशियम आयन को मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं या पोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोटीन या लिपिड जो फैट्स मॉलिक्यूल्स है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये नर्व फाइबर के ऊपर होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इस पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन्स, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और फैट से बनी हुई होती है, और ये प्रोटीन एंड फैट जो करते हैं वो चैनल की तरह या एक पोर्स की तरह वर्क करते हैं और पैसेज प्रोवाइड करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन को, जिससे कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड मेंटेन हो सके। ये पहला प्रोस्पेक्ट हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम समझ रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक। दूसरा प्रोस्पेक्ट जो कहता है कि जब नर्व इम्पल्स मूव करती है, द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अलोंग नर्व फाइबर के साथ साथ नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है नर्व फाइबर के फॉर्म में वो एसोसिएट होती है, जिससे क्या होता है परमेबिलिटी जो होती है मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, वो चेंज होती है, और जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। वाइड अप हो जाते हैं तो सोडियम आयन मूव करता है इनसाइड द सेल्स और इनसाइड द फाइबर, और जैसे ही सोडियम आयन इनसाइड द सेल्स और इनसाइड द फाइबर मूव करता है, पोटेशियम आयन भी डिफ्यूज़ आउट हो जाता है और वो पोर्स में एंटर होता है। जब ये पूरी इंटायर प्रोसेस जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन। इस डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो होती है वो पास होती है, एंड पोर्स अगेन बिकम स्मॉलर, और थोड़े समय के बाद जब ये आयनाइजेशन या डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो पोर साइज स्मॉल होने लग जाता है। पोर साइज जब डिक्रीज होने लग जाता है या स्मॉलर होने लग जाता है, अब इस कंडीशन में सोडियम आयंस जो होता है वो पम्प्ड आउट हो जाता है, फाइबर से बाहर की तरफ हो जाता है, और जैसे ही सोडियम आयन पम्प्ड आउट होता है, जो पोटेशियम आयन होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होना उसका फाइबर के अंदर शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन में जो नर्व मेम्ब्रेन है वो रेडी हो जाती है क्या जनरेट करने के लिए, इम्पल्स जनरेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज। हमने पहले फेज में नर्व फाइबर के बारे में जाना, दूसरे फेज में हमने ये डिस्कस किया कि सोडियम पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इम्पल्स कैसे जनरेट होगी और पोर्ट साइज या पेसेज साइज में क्या चेंजेस होगा। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अब हमने कोई भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एज अ ड्रग जब लिया या अप्लाई किया तो वो लोकल एनेस्थेटिक कैसे वर्क करता है। जितने भी लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, दीज लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक द सोडियम चैनल। ये लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। व्हेन द लोकल एनेस्थेटिक बाइंड, इट ब्लॉक्स सोडियम आयन पैसेज। ये सोडियम आयन के पैसेज जो इम्पल्स
जनरेट करने के लिए एसेंशियल है, जो पोर्स साइड पे जनरेट हुए हैं उसे ब्लॉक कर देता है। जब ये पेसेज ब्लॉक हो जाते हैं सेल के अंदर, तो जो प्रोपोगेशन होना है या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होना है, ट्रांसमिशन जो जनरेट होना है, इम्पल्स जो जनरेट होना है, वो इम्पल्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, जिससे पेन जो प्रोड्यूस होने वाला है, टच वाला, यहाँ जो पेन जो प्रोड्यूस होगा वो उसका जो ट्रांसमिटेशन है या मैसेज है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, और वो जनरेट नहीं होगा, वो ब्लॉक हो गया है, तो ट्रांसमिटेशन जो हो रहा है मैसेज का पेन वाला या टच वाला, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। सो इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, पोटेंशियल मैसेज पोटेंशियल जो है वो डिपेंडेंसी या एबिलिटी को पूरी तरीके से टिश्यू जो सराउंडिंग टिश्यू है वो ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरीके से बाइंडिंग साइड जो है सोडियम चैनल की ब्लॉक हो जाती है और लोकल एनेस्थेटिक वर्क करते हैं, मैसेज कन्वे नहीं होता। सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हमने 3 सब पार्ट में डिवाइड किया, और इंडिविजुअल पार्ट में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा। ए और बी पार्ट में हमने नर्व फाइबर को और पैसेज को, नर्व फाइबर्स की एंडिंग्स को, पैसेज के पोर्स पे मौजूद सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन के आउट और इनवर्ट को समझा, और सी पार्ट में हमने लोकल एनेस्थेटिक किस तरीके से वर्क करेगा और उस वर्क की वजह से कैसे इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, और ट्रांसमिटेशन जो हो रहा है इंफॉर्मेशन का थ्रू नर्व इम्पल्स टू ब्रेन, वो इनहिबिट हो जाएगा, और इस वजह से हमें इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है। सो ये लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ये हम देख रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के चार्ट को या पिक्चर्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लोकल एनेस्थेटिक इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट होने के बाद सेल्स के अंदर इंसर्ट हुआ, सोडियम चैनल 4 ओपन हो गए। ओपन होने के बाद सेल इंटीरियर हुआ, सेल के अंदर सेल एनेस्थेटिक ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, सोडियम चैनल्स के पोर्स फिर क्लोज होने लग गए, लोकल एनेस्थेटिक ने वर्क किया, और लोकल एनेस्थेटिक ने वर्क करके लिपिड बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे और ये इम्पल्स ब्रेन तक मैसेज ट्रांसमिट नहीं करेंगे। सो ये लोकल एनेस्थेटिक का एक मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का एक चार्ट हो गया। अब सार को डिस्कस कर लेते हैं हम। इस सेक्शन में हम फर्स्ट सेक्शन में हम 3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड पोर्शन पे चलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम एक तो इंट्रोडक्टरी लोकल एनेस्थेटिक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकल एनेस्थेटिक की हमने डेफिनेशन देख ली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, और अब हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो में, और बाद के 2 वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट को सब डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम बार पार्ट में करेंगे। सो here is the some concept of SAR of local anesthetic। लोकल एनेस्थेटिक के SAR को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं उसमें 3 स्ट्रक्चरल कंपाउंड होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है उसे हम बोलेंगे लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप। यूजुअली जो सब्स्टिट्यूट होता है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा, फॉर्म होगा, किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन जो होगा लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप में होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से लिपोफिलिक पार्ट की एक्टिविटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, और ये लिपोफिलिक एक्टिविटी ही BBB को क्रॉस करने में कहीं ना कहीं मदद करती है और एक्शन जनरेट करती है। सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स या इम्पोर्टेंट पार्ट, पहला पार्ट जो हर लोकल एनेस्थेटिक में होगा, दिस इज कॉल्ड लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप, और यूजुअली इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड पार्ट। सेकंड पार्ट जिसे हम कनेक्टिव ग्रुप बोलते हैं, कनेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, इट इज़ आइदर बाय एस्टर और अमाइड। ये एस्टर या अमाइड का बना हुआ होता है, और ये पर्टिकुलरली लिपोफिलिक ग्रुप को हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ जोड़ने का काम करता है, लिंकेज की तरह काम करता है। और ये कनेक्टिंग जो ग्रुप होगा वो आइदर एस्टर, या तो एस्टर होगा या अमाइड होगा। इसका काम कनेक्टिंग करना है लिपोफिलिक ग्रुप का हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ। और एज यूजुअल जैसे आप समझ पा रहे हैं, पहला पार्ट यदि लिपोफिलिक है, दूसरा यदि कनेक्टिंग पार्ट है, तो तीसरा पार्ट जो है वो आयोनाइजेबल अमीनो ग्रुप कहलाएगा, या जिसे हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलेंगे, जिसमें एन टर्मिनल जो रहेगा नाइट्रोजन टर्मिनल रहेगा, जिसे अमीनो ग्रुप बोलेंगे। उस पर हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो होंगे वो एसोसिएट होंगे, और ये आयोनाइजेबल कंपाउंड को करने का
काम करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो डिस्कस करते हैं। पहला जो पार्ट है लिपोफिलिक ग्रुप, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर भी है। ये पहला पार्ट जिससे हम दो कंपाउंड बनाए हमने ए एंड बी। दोनों कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि पहले कंपाउंड में COOR इंटरमीडिएट चेन है, इससे हम दूसरा ग्रुप बोल रहे हैं जिससे हम लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। ये लिंकेज करने का काम बोलेंगे। ये अमाइड और एस्टर्स फॉर्म में होते हैं दोनों ग्रुप, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन टर्मिनल है जिस पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होंगे। और ये पहला पार्ट है जिससे ए पार्ट आर जो ग्रुप है, ये आर ग्रुप है। ए एंड बी ग्रुप में इस पार्ट को, पहले पार्ट को लिपोफिलिक पार्ट बोले, तीसरे पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये इंटरमीडिएट चेन ग्रुप कहलाएगा जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया कनेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। सो हम एक एक ग्रुप को डिस्कस करें। पहले लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप की बात करें। जितनी भी एरोमेटिक रिंग रहेगी जो ऐड होगी वो एनेस्थेटिक ग्रुप की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं। और जैसे जैसे लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता जाता है एनेस्थेटिक कंपाउंड का, उसकी पेनिट्रेशन पावर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में इंक्रीज होती जाती है। सो एरोमेटिक रिंग का होना बहुत ज़रूरी है लिपोफिलिसिटी को मेंटेन करने के लिए, जो एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा। दूसरा, ये डायरेक्टली एक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लोकल एनेस्थेटिक बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जाके, और ये डायरेक्टली अगर ये लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप अच्छे से एसोसिएट है सो ये कनेक्टिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगा सोडियम आयन को, जिससे सोडियम आयन पेसेस प्रॉपर्ली जनरेट होंगे लोकल एनेस्थेटिक में। थर्ड, एरोमेटिक रिंग के अगर एरोमेटिक रिंग में यदि किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो वो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो एरोमेटिक रिंग की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करे। और ये लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे होगा तो एनेस्थेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए एरोमेटिक रिंग के अंदर। लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप में जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, तभी एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एबिलिटी को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एबिलिटी को भी मॉलिक्यूल्स की, एज वेल एज पेनिट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। और मेम्ब्रेन के अंदर जो एफिनिटी है रिसेप्टर साइट की, मेम्ब्रेन के साथ एफिनिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होंगे एरोमेटिक रिंग में वो रिजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और ये रिजोनेंस इफेक्ट जो है कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से और रिंग की वजह से प्रोड्यूस होगा। शिफ्ट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर कार्बोनाइल और ऑक्सीजन ग्रुप का शिफ्टिंग होगा वैसे वैसे एक्टिविटी इंक्रीज होती है। 6 जो पॉइंट है वही बताता है कि यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रुप जैसे ऑक्सीजन की अगर पोटेंसी या रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं सो अफिनिटी जो होती है मॉलिक्यूल्स की रिसेप्टर्स के साथ वो बढ़ती जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, सातवां पॉइंट है वो ये बताता है कि व्हेन द एरोमेटिक रिंग वाज substituted with an electron withdrawing group, the electron cloud around the carbonyl oxide decrease। अगर आप इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के अंदर कम हो जाएगा, जिससे एनेस्थेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें इन 7 पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है कनेक्टिंग ग्रुप। अब कनेक्टिंग ग्रुप के लिए हमें 4 या 5 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है या ध्यान रखना है। जो भी लिंकर होगा, कनेक्टिंग ग्रुप होगा, वो या तो एस्टर होगा या अमाइड होगा, तो ही हाइड्रोफिलिक चेन जो है उसकी लेंथ मेंटेन रहेगी और एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज ग्रुप उस तरह की कनेक्टिविटी को, हाइड्रोफोबिक चेन्स की कनेक्टिविटी को मेंटेन नहीं करते, जिससे एक्टिविटी मेंटेन नहीं रहेगी। अगर कार्बन एटम्स की संख्या या नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि लिंकर के बढ़ा दिए जाएं तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, ड्यूरेशन और साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के साथ साथ टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसी प्रॉस्पेक्ट में बढ़ाना है कि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, पोटेंसी और बाइंडिंग कैपेसिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है। एस्टर और अमाइड जितने भी बनेंगे वो सिमिलर साइज और शेप्स के होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली रह पाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता जुलता स्ट्रक्चर है यदि एस्टर और अमाइड का,
तो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी और स्टेबिलिटी भी कंपाउंड के ऊपर भी ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो लिंकेज ग्रुप में या कनेक्टिंग ग्रुप में यदि एस्टर एंड अमाइड का सब्स्टिट्यूशन किया भी जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिमिलर बाइंडिंग कैपेसिटी या सिमिलर बाइंडिंग प्रॉपर्टी वाले एस्टर और अमाइड को ही सब्स्टिट्यूट किया जाए उन्हीं एस्टर या अमाइड्स से यदि करना है तो। फॉर मॉलिक्यूल्स दैट ओनली डिफर लिंकर फंक्शनल ग्रुप अमाइड्स आर मोर स्टेबल देन एस्टर। अगर मॉलिक्यूल्स कनेक्टिंग ग्रुप के मॉलिक्यूल्स में अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि अमाइड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एस्टर, क्योंकि एस्टर जो होता है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइड। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एस्टर से सब्स्टिट्यूशन करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आयनाइजेबल ग्रुप या अमीनो ग्रुप या जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। सो इसमें भी कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। जितने भी लोकल एनेस्थेटिक होंगे उसमें टर्सरी नाइट्रोजन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये टर्सरी नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो PK 7.5 से 9.5 के बीच में रखता है और इस PK A पे एक्टिविटी जो होती है लोकल एनेस्थेटिक की सबसे ज़्यादा होती है। इस तरीके से फिजियोलॉजिकल pH चेंज करना और कैटायनिक आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है कि PK की वैल्यू 7.5 से 9.5 के बीच ही रहे। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेनिट्रेट इजीली हो जाते हैं नर्व मेम्ब्रेन के अंदर एंड दे विल बी प्रोड्यूस कैटायनिक एंड इंटरनल साइड इफ़ेक्ट्स। ये जाके और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और कमर्शियली ये सोल्यूशन जो प्रिपेयर होते हैं वो एसिडिफाइड करते हैं, कहीं ना कहीं पेन के साथ पेन को ये कम करने का काम करते हैं और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जो होता है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का एज ए कमर्शियल प्रिपरेशन हम आयोनाइजेबल अमीनो ग्रुप के तौर पे यूज़ करते हैं। सो ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस के एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखता है, कम करता है, जिससे ड्रग इजीली बाउंड अप हो सकती है नेचुरल कंपाउंड फॉर्म में भी और क्रॉस कर सकती है नर्व मेम्ब्रेन को और क्विकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है या ऑनसेट ऑफ एक्शन दे सकती है। सो हमें ये 5 से 6 पॉइंट जो है आयोनाइजेबल ग्रुप के फॉर्म में भी याद रखना है। सो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है लोकल एनेस्थेटिक का। इस पहले पार्ट में लोकल एनेस्थेटिक के डेफिनेशन, लोकल एनेस्थेटिक के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड लोकल एनेस्थेटिक्स के सार को डिस्कस कर लिया। आने वाली क्लास में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर किसी तरह का आपको इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है। आप सजेस्ट करें कि हम और अच्छे से इन वीडियो को कैसे आपके लिए यूज़फुल बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।